भारती। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और साथ में प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और मंजरी के साथ साथ हमारे तमाम श्रोताओं को हमारा भी प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। स्वागत और बुआ आज बड़ा खास दिन है ना। हाँ, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ देखिए आज हम अपने जो सखी सहेली की बातें करने वाले विषयों की, तो उसमें जिंदगी के जो बेहतरीन लम्हे होते हैं, हर की जिंदगी में कभी ना कभी हर पल आते ही रहते हैं, बल्कि कहा जाए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई लम्हा होता ही हसीन। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जो भी लम्हा है उसको वो बेहतरीन बना भी लेते हैं। हाँ जी बुआ, ये भी बात है। और दोनों तरीके की बातें हैं, लेकिन अपनी जो यादें होती या आपकी किसी की यादें हैं लम्हों की, उनकी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं सखी सहेली के माध्यम से। और आज हम बात करेंगे बुआ स्वतंत्रता सेनानी उर्मिला देवी के बारे में। जी हाँ, और स्वतंत्रता सेनानी ये हमारी जो आज की सखी विशेष है। और जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो तो मनाएंगे ही, लेकिन बिना खाए बनाए कैसे होगा ये बताओ। वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई महिलाओं का सप्ताह है और व्यंजन की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यही तो व्यंजन बनाती है बिना वेतन लिए हमारी बहनें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसी तरह से एक प्यारा संदेश भी तो आया है कि आज से शुरू अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की वेद भारती परिवार तथा सभी महिलाओं के साथ सभी महिला श्रोताओं को शुभकामनाएं। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं जो महीने में या साल में किसी भी दिन बिना वेतन बिना छुट्टी पूरा घर परिवार संभाल रही हैं, उनकी इस कुटुंब भावना को सलाम करते। हमारा भी फर्ज बनता है कि गृह कार्य में हम हो सके इतना सहयोग जरूर करें। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात संदेश भेजा है। तो देखिए ये तो भाई काम की बात हो गई। जी बिल्कुल, काम की बात हो गई। और देखिए आज के देश के विकास में महिलाएं पुरुषों के साथ जो हैं बुआ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल। और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर है। राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। खेल जगत की बात करें या मनोरंजन या राजनीति, सैन्य या व्यवसाय या रक्षा मंत्रालय की बात करें या अन्य और भी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी कुशल योग्यता का परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल है ना। और महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और हम जो है 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं। यानी एक तरीके का हम 8 मार्च को जो दिवस मनाते हैं उसका जश्न की शुरुआत हो गई है, आज शुरू हो चुकी है। और हमारे साथियों ने भी यही सब जानकारी दी है लगभग कमोबेश। और ये भी लिखा है कि सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रम, सोशल मीडिया अभियान जो विभिन्न विषयों को कवर करेंगे, जो कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित होंगे, मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की साझेदारी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह एक संदेश में और लिखा है कि अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया और इसके बाद ये फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो भाई इसी तरह से विकास होता गया। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी। फिर इसी तरीके से कह रहे ना कि सभी को वैसे तो पता है कि दोनों तारीखों में कुछ अंतर है। फिर जूलियन कैलेंडर के मुताबिक जो है 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार जो है 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। तो इस तरह से पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि रूस में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है और इसलिए 8 मार्च जो है वो महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो भाई काफी जद्दोजहद के बाद, लेकिन हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि क्या केवल ये एक दिन मनाना काफी है? तो बात तो बिल्कुल सही है आपकी बात। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? लेकिन एक 4 पंक्ति और बड़ी प्यारी सी भेजी है। ये लिखते हैं कि पहले 7 दिन सप्ताह, फिर 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
क्या इतना मनाने मात्र से महिलाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या उन्हें अपने राउंड द क्लॉक कार्यकलापों से कोई छूट मिल जाती है? नहीं मिलती। एक महिला घरेलू हो या नौकरी पेशा, उसे तो हर घड़ी काम में जुटे रहना पड़ता है। नौकरी पेशा की तो और मुसीबत है, बच्चों से लेकर पतिदेव तक सबको चीजें हाथ में थमानी पड़ती हैं। और इन सब के बाद जब शाम को थकी हारी लौटती हैं तब आधा प्रतिशत से भी ज्यादा कम घरों में कोई उसके लिए चाय बनाकर लाता है। यानी कि उसको स्वयं उठना पड़ता है और एक न एक कहीं ना कहीं जो कर्मठ होती हैं वो खुद इतनी कर्मशील होती हैं कि वो खुद कर लेती हैं। लेकिन वो खुद कर लेती हैं इसका मतलब नहीं कि आपकी जो है जो भी जिम्मेदारी है वो कम हो जाती है। आगे इन्होंने ये भी तो लिखा है ना कि इसलिए मात्र सप्ताह या दिन मनाकर महिलाओं को लज्जित न करें बल्कि उनकी सेवा के बदले उनका सम्मान करें। तो बात बिल्कुल सही है कि उनको लज्जित करने की बात क्या है, उन्होंने तो मांगा नहीं है। और दूसरा ये है कि आप दे रहे हैं लेकिन जो चीज उनके हक की है वो उनको आप देने वाले मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि कौन है आप, कौन है। बिल्कुल, वो तो उनका हक है। और देखिए एक और प्यारा सा संदेश है ना, ये लिखते हैं कि तुम नारी मेरा बहुत प्यारी, तुम नारी मेरा बहुत प्यारी, तुम ही कथा, तुम हो पता, तुम हो प्रेम, तुम हो कली, तुम हो नशा, तुम हो जवानी, तुम हो शक्ति, तुम हो भक्ति, तुम ही हो देश, तुम ही हो जननी। क्या बात है, बहुत सुंदर सा लिखकर भेजा है। बहुत सुंदर लिखा है। इसीलिए तो इन्होंने और भी लिखा है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपकों को एक आरती सजावट के लिए, ढेर सारे समुद्र में बनाने के लिए, पर एक अकेली जोड़ी काफी हद तक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। और बुआ एक किसी ने कविता भी लिखी है ना, स्वागत है। वो लिखते हैं कि नारी का सम्मान ही परुषता की आन, नारी के अवहेलना नारी का अपमान, माँ बेटी पत्नी बहन नारी रूप हजार, और नारी से रिश्ते सजे नारी से परिवार, नारी बीज उगात है नारी धरती रूप, नारी जग सृजित करें धर धर रूप अनूप, नारी जीवन से भरी नारी वृक्ष समान, जीवन का पालन करे नारी है भगवान, नारी में जो निहित है नारी शुद्ध विवेक, नारी मन निर्मल करे हर लेती अविवेक। क्या बात है, तो जिसने भी लिखी बहुत अच्छी लिखी। बिल्कुल, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं और बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियों में उलझने से अच्छा, तो हम उलझ जाएंगे। अच्छी बात है, उलझना चाहिए, लेकिन गीत भी उतने ही प्यारे हैं ना। जी, है ना? तो देखिए अस्तित्व की जहाँ तक बात आती है तो लोग अपने जीवन में कुछ अपने अस्तित्व के लिए या अपने देश के रक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि बस उनको उनकी बातें सुन करके लगता है कि श्रद्धा से सर झुक जाता है और ये आश्चर्य होता है कि कैसे इतना कुछ ये लोग कर गए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश की बहुत सारी क्रांतिकारी हमारी जो बहनें थी, वीरांगनाएं थी, उन्होंने किया। उन्हीं में से आज जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है उर्मिला देवी शास्त्री। उत्तर प्रदेश की महिला क्रांतिकारियों में मेरठ की ये शास्त्री जी हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 20 अगस्त 1909 श्रीनगर में आपका जन्म हुआ और फिर क्या हुआ कि देश के प्रति कुछ कर गुजरने की इच्छाएं जन्म ले रही थी, जबकि इनका जो परिवार था काफी संपन्न था, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे होता है ना संघर्ष में आपको कुछ और लगता है, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन आगे चलकर सार्वजनिक सेवाओं में लगा दिया और हमेशा कहती थी कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल, और यदि ये किसी पूर्ण प्रताप से मिल गया है पुरस्कार स्वरूप तो इसको यूं ही निरर्थक भोग विलास में खो देना बुद्धिमानी नहीं है। इस जीवन को मानव जाति की ऐसी सेवाओं में लगाना चाहिए जिससे संसार में सुख शांति की वृद्धि हो, समाज सुधार हो और देश की स्वाधीनता की समस्या है उसके लिए हम विचार करें, ना कि घरों में बैठे। हम ऐसे प्रयत्न करें जिससे राष्ट्र सुरक्षित हो सके। उर्मिला जी का हृदय देशभक्ति से भरा हुआ था। राष्ट्र की एक एक मांग पर निछावर हो उठने को व्यग्र हो उठा था। वे हर वो बात अपने आचरण में उतार लेती थी जिसमें समाज या व्यक्तित्व विकास का कोई तत्व छुपा रहता था। और उन दिनों जब स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था, सेठ जमनालाल बजाज के विचार उन्होंने सुने और तुरंत उन्होंने सारे विदेशी अपने कपड़ों का त्याग कर दिया और आजीवन खादी ही पहनने का संकल्प ले लिया। सन 1929 की बात है। मेरठ में कॉलेज के प्रोफेसर श्री पंडित धर्मेंद्र नाथ शास्त्री के प्रगतिशील तथा राष्ट्र हितकारी विचारों को सुनने का आपको मौका मिला और उन्होंने लगा कि विद्वान के साथ रहकर वे बहुत कुछ सीख सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। फिर पिता की अनुमति से उन्होंने उसी वर्ष
वर्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र नाथ शास्त्री से विवाह कर लिया और इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार काम करने का एक लक्ष्य उन्होंने बना लिया। क्या बात है। और विवाह के तुरंत बाद वे पति के साथ श्रीनगर में मेरठ चली आई और नारी कल्याण के कार्यों में अपने आप को लगा दिया। कई बार उनकी महिला मित्र परिहास करती तो उसके जवाब में वे यही कहती थी कि अपना विवाह उत्सव तो समाज सेवा के कार्यों में निहित है। इस कथन को उन्होंने सत्य साबित कर दिखाया भी। मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने घर में एक क्षण भी आराम से व्यतीत नहीं किया। साल भर लगे उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरठ की महिलाओं में जो जागृति थी वो पैदा कर दी कि वे सार्वजनिक सभाओं में आने लगी, विचारों को सुनने लगी। क्योंकि भाई उनके बातों में ऐसा ओज था, वो महिला गोष्ठियों में भी जाती थी, इसके लिए उत्सव में जाती, फिर उस तरह से प्रवचन देती, भजन करती, प्रेरणा देती और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। जो लोगों को वो बुलाती थी वो सब आतुर होने लगी और फिर उर्मिला जी के विचारों से इतना वो प्रभावित हो जाती थी कि पूछो मत। फिर इस तरह से सन 1930 में उन्होंने मेरठ की महिलाओं की एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें हजारों की संख्या में सभी महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। बिल्कुल। और इसमें कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से श्रीमती उर्मिला जी ने विधवाओं के कानूनी अधिकार पर प्रभावपूर्ण भाषण दिया कि मेरठ के अनेक समाज सेवी व्यक्तियों तथा संस्थाओं का ध्यान इस ओर गया। इस तरह से वे सभी विधवाओं के लिए कुछ उपकार के कार्यों की ओर प्रेरित हुई। इस तरह से जो वो महिलाएं थी उनके अधिकारों की मांग के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया और जो आंदोलन बहुत ही अच्छे तरह से उठ खड़ा हुआ, सफल हुआ और जिससे आगे चलकर बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। तो उनके इस तरीके के जो काम थे ना, उससे समाज में लोगों ने उनकी बहुत सराहना की। फिर उन्हें पहचान मिलने लगी कि भाई उनके में अदम्य क्षमता है। फिर गुरुकुल वृंदावन की जयंती पर वे वहाँ गईं और वहाँ भी उन्होंने महिलाओं के बीच स्त्रियों पर होने वाले सामाजिक अत्याचार के विरोध में बातें की, भाषण दिया, नारी जाति के सुधार के लिए बात की, उस पर बल दिया और कहा कि अब वो समय नहीं रह गया कि नारी को शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र से दूर रखा जाए, घर की चारदीवारी में ही रखा जाए। आज वो समय आ गया है कि आदि शक्ति नारी को सामाजिक जो है वो अधिकार मिले और फिर उनका विकास किया जाए। वीरांगना जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वो स्वयं महिलाओं को भी अपने बौद्धिक विकास के लिए जागरूक करने के लिए कहती थी महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। उर्मिला जी न केवल समाज की संभ्रांत महिलाओं तक ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित उन्होंने नहीं रखा, बल्कि जो मेरठ की ऐसी जो महिलाएं थी जो बहुत परेशान थी, उनके प्रति भी उन्होंने सभा बुलाई और अपने विचार रखे और उन्हें उनकी दशा का बोध कराया, उनका मार्गदर्शन किया। और यानी कि जो देह व्यापार में लगी थी ऐसी बहनों को भी उन्होंने बुलाया और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा, उनका मार्गदर्शन किया। और फिर वही वाली बात है कि विदेशी वस्त्रों का चाहे वो बात हो, चाहे सारे विलास छोड़ने की बात हो, उन सारी चीज़ों में वो सबसे आगे रहीं और इस तरह से खुद चरखा काट कर जीवन निर्वाह करने की प्रतिज्ञा भी उन्होंने ली और उस पर कितनी बड़ी बात है डटी रही। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मेरठ की महिलाओं के लिए एक दस्तकारी स्कूल भी स्थापित किया जिससे उन महिलाओं का जीवन अपनी मेहनत से चल निकला। वे नरकीय जीवन से आगे बढ़ने के लिए समाज सेवा के साथ आपने राजनीतिक सेवाएं भी की। स्वदेशी आंदोलन की प्रगति एवं सफलता के लिए वे घर घर गई, विदेशी वस्त्रों को त्यागने के लिए प्रेरित किया और इसके साथ ही मेरठ की दुकानों पर जाकर विदेशी कपड़ों की गठरियां बंधवा कर उस पर कांग्रेस की मोहर लगा दी। लोग बेचना छोड़ देते थे जब भी उनका ओजस्वी भाषण वो सुना करते थे। बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से नौचंदी के मेले में भी उन्होंने अलख जगाई, स्वयं सेविकाओं के साथ दुकान पर धरना दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि उन्होंने बहुत काम किया। केवल यही नहीं किया बल्कि निराहार रहकर सवेरे से रात तक 16 घंटे तक वो काम करती रही। एक तरह से कहना चाहिए ना, तपस्या ही की। और इस तपस्या से 80% विदेशी कपड़ों की बिक्री बंद हो गई थी। यानी पूरे मेरठ शहर में उन्होंने एक दिशा में काम किया और इसको तो हम कह सकते हैं ना कि 100% सफलता हासिल हुई। बिल्कुल जी। और स्वदेशी आंदोलन को जो सफलता उर्मिला जी के प्रयासों से मेरठ शहर में मिली वो भारत के किसी विरले शहर को ही मिली होगी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर आंदोलन चरम पर था। उर्मिला देवी जी बड़ी सभाएं बुलाती, जुलूस करती, करीब 2500 लोगों से आजीवन खादी पहनने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर भी उन्होंने करवाए और उसके 2 माह बाद मेरठ के कार्यकर्ता श्री प्यारेलाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में सभा करी और ओजस्वी भाषण देने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह के लिए उन्हें जेल भेज हो दिया गई। गया। और जब वो रिहा हुई तो फिर से व्यक्तिगत सत्याग्रह में लगी तो वापस गिरफ्तार कर लिया गया, फिर 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया और अपने 2 अबोध बच्चों का मुंह छोड़कर देश हित में वो कहते हैं ना कि बच्चों को छोड़ दिया और देश हित के लिए आगे बढ़ गई। बहुत बड़ी बात होती है। और जेल में उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई जिससे वो बीमार पड़ गई। अपने अखंड परिश्रम, देश चिंता, राष्ट्र एवं समाज की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने वाली उर्मिला देवी का शरीर जेल की यातनाओं से टूट गया और बहुत कुछ उनको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन 6 जुलाई सन 1942 को वो इस दुनिया से विदा हो गई। तो ऐसी महान क्रांतिकारी समाजसेवी महिला को हम शत शत नमन करते हैं और ऐसा लगता है ना कि ऐसे विचार हम सब के अंदर होने चाहिए। बिल्कुल, है ना? अपने देश के प्रति ऐसा जज्बा होना ही चाहिए। भाई देखो, वो हसीन लम्हे होते हैं जो याद रह जाते हैं ना। बिल्कुल। और वो लम्हे सबसे हसीन था, हमारे साथी लिखते हैं, जब जब तुमसे मिला था एक हसीन जिंदगी का शुरुआत था, वो लम्हे सबसे हसीन था जब तुमको आंखों में सजाया था और उस जिंदगी की हर लहरें हसीन है कि हर पल मेरे दिल में तुम्हारी धड़कन चलती है। क्या बात है। और लम्हे तो भाई होते ही ऐसे कि प्यार के लम्हे हो, मोहब्बत के लम्हे हो या बचपन के लम्हे हो, है ना। नोक झोंक के भी तो अच्छे नोक झोंक के लम्हे होते हैं, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ों के भी लम्हे होते हैं, दोस्ती के लम्हे होते हैं। अब तुम देखो, लड़ाई झगड़े पर चली गई तो हमें लगता है एक छोटा सा अंतराल लेना पड़ जाएगा क्या? नहीं, अभी तो बस लेंगे, मतलब लम्हे तो बहुत सारे हैं। और देखिए, ये जो लम्हा है, हम और आप यहाँ बैठ के बातें करें, ये भी एक बेहतरीन लम्हा है और यादों से जुड़ जाएगा, है ना बुआ? क्योंकि तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपनी बातें भी लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो लम्हे होते हैं वो हमारे दिलो दिमाग पर, उनकी जो यादें हैं वो बस जाती हैं और ऐसा लगता है ना बुआ कि हम लौट चले उन्हीं लम्हों की ओर जो हमने गुजारे हैं। हाँ, हमें तो ये भी इंतजार रहता है कि आगे आने वाला लम्हा हो सकता है बहुत खूबसूरत हो और अच्छा हो। हाँ, वो तो एक उम्मीद हो जाती है, उन लम्हों की उम्मीद हो जाती है, लेकिन जो लम्हे हमने गुजार लिए होते हैं वो हमारी यादों में जुड़े रहते हैं और जहाँ पर अपनों का साथ होता है और वो मतलब वो दिन याद आते हैं कि कितना सुकून था उन दिनों, और जो बेफिक्री भरे दिन हुआ करते थे। तो मतलब कहते हैं कि जिंदगी जो है एक उपहार की तरह है और हम सब के लिए जिसमें सुख दुख वृक्ष पर लगे पत्तों की तरह निकलते हैं और टूट कर गिरते रहते हैं, फिर नई कोपलों का खिलना, अंकुरों का फूटना और नई शाखों पर नन्हे पत्तों का झांकना, यही तो जिंदगी का एक रूप है जो प्रकृति से जुड़ा है और हमारी जिंदगी से जुड़ी है भावनाएं, है ना। और वैसे भी जीवन में कुछ भी तो स्थिर नहीं है ना। जो आता है उसे बीतना जरूर है, चाहे वो समय ही क्यों ना हो। जब जीवन के पुराने लम्हे बीतने लगते हैं तो यादों के रूप में अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। कभी खुशी तो कभी गम के बीते पलों की याद की गांठ बांध के जीवन के साथ चलने का यत्न कोई करता रहता है। हर लम्हे से खूबसूरत है उदास आंखों का मुस्कुराना, लम्हा भर मिलकर रूठने वाले जिंदगी भर की दास्तान है तू। लम्हे जिंदगी के कुछ यूं गुजरे, कुछ नादानी कर निकले, कुछ मोहब्बत के नाम निकले। लम्हे जिंदगी के कुछ यूं गुजरे। क्या बात है। और देखिए, इसी तरह एक और संदेश में लिखा हुआ है कि जिंदगी के बेहतरीन लम्हे, हर लम्हे को बेहतरीन बनाना हम पर निर्भर है। हमें हर लम्हे को बेहतरीन बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जैसे कुम्हार मिट्टी से बनते विविध प्रकार के बर्तन या फूलों के पौधों के लिए खूबसूरत गमले बनाता है, वैसे हर लम्हे को इस तरह खूबसूरती से हम ढाल सकते हैं। बस जरूर है थोड़ा प्रयास और प्रयोग करने की, यानी बहुत जरूरत होती है इन सब चीजों को। और इसी तरह एक और संदेश में बुआ लिखते हैं कि जिंदगी के बेहतरीन लम्हे वो होते हैं जब हम हमारे अपनों के साथ होते हैं और जब हम उन्हें खो देते हैं तो उनके साथ बिताया हर लम्हा बेहतरीन लगता है। लेकिन बीता हुआ समय जो होता है वो लौट कर नहीं आता है। अच्छे लम्हे याद करने में कितना सुकून महसूस होता है। अक्सर ये यादें गुजरती हैं तो अकेलापन रह जाता है। बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन हमें कैसे जीना है, फिर नए सिरे से फिर उठना है और फिर आगे कुछ रोशनी अगर नजर आती है, नहीं आती है तो खुद मशाल लेकर आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसे ही आप अपना जो कहते हैं ना कि मन भावनाएं बनाए रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो भाई मुस्कुराते रहो और हमारे साथी भी ऐसी ही भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और खास तौर से
महिला दिवस जो मना रहे हैं उसके बारे में सबके अपने अपने आदर्श होते हैं। हम अपनी माँ से प्रभावित होते हैं, कभी बुआ से, कभी चाची से, तो कभी ताई से, कोई दादी से, नानी से, तो होता ही है प्रभावित। तो ऐसे ही हमारी साथी ने भी लिखा है कि भाई इन्होंने 2 महिलाओं का जिक्र किया है कि हमारी दादी मेरी नज़र में खास तौर से सम्मानीय है और दूसरी एक पड़ोस में रहने वाले बेटे की माँ। इन दोनों ने अलग अलग स्तर पर जीवन में संघर्ष करते जीवन सफल किया। फिर इन्होंने लिखा जैसा कि शादी बचपन में हो गई दादी की, फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मौका आया कि दादाजी चले गए घर छोड़कर और फिर एक दिन दादी के पिताजी भी चल बसे। दादी पर पहाड़ टूट पड़ा, एक बेटा 2 माह का, न खेती न बाड़ी। फिर दादी की माँ बाबा को संभालती, फिर दादी घास काट कर बाजार में बेचती, किसी के खेत में जाकर मजदूरी करती। ऐसा करते करते उन्होंने खुद के बल पर बेटे को इतना पढ़ाया कि बाबा जो है टीबी के डॉक्टर बने। साथ में दादी ने खुद 2 खेत लिए और इन्होंने लिखा कि जब मैं 10वीं में थी तब दादाजी मिलने के लिए आए, या यूं कहो कि मरने से पहले हमें देखने ही आए थे, पर दादी ने घर में दादाजी को पोर रखने नहीं दिया। आखिर गांव में दादी के भाई के घर ठहराया गया। सवेरे बाबा ने उनको 2 जोड़ी कपड़े खरीद कर दिए, कुछ पैसे दिए, वो चले गए। फिर 15 दिन बाद उनका निधन हुआ। ये है मेरी दादी का जीवन। बिल्कुल। तो बहुत संघर्षपूर्ण ये बात उनका। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारी हमारी बहनें संघर्ष करती रहती हैं, लेकिन कुछ लम्हे जो हैं उन्हीं में से चोरी करने पड़ते हैं, खुशी के भी, है ना। बिल्कुल। जैसे जब एग्जाम देते हैं, जैसे 10th बोर्ड दिया, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है तो आपकी मेहनत का जब पता चलता है कि आप फर्स्ट आए या सेकंड आए, जो भी आप आए, तो वो जो लम्हा होता है एक खुशी का, उसके पहले जब रिजल्ट आपको पता नहीं होता है तो धड़कनों का वो लम्हा होता है बुआ, जिसमें थोड़ा सा डर समाया रहता है, वो भी एक बड़ा लम्हा होता है। और जब रिजल्ट निकल आता है तो उसका भी लम्हा होता है। तो ऐसे एक किस्सा है कि एक हमारी कजिन थी, तो उनका रिजल्ट निकला, वो थ्रू आउट फर्स्ट थी, लेकिन उस समय उनको पेपर में बता दिया। पेपर देखने खुद ही गई और अपना रोल नंबर देखने से पहले वो बेहोश हो गई देख के। कि तो सबने जाके उनको पूछा क्या हो गया तुम्हें, मतलब उठाया गया, उनको पानी वानी छींटे दिए गए। तो बोली मैं तो फेल हो गई, रोने लगी। तो जब देखा गया तो देखा वो फर्स्ट थी, तो वो हमारे घबराहट के वो दूसरा देख गई। तो वो जो लम्हा था उनका डरा सहमा, घबराया, रोया धोया, जो बाद में खुशी में तब्दील हुआ, तो वो भी एक याद हो जाती है जिंदगी की। सही बात है। और देखिए एक संदेश में लिखा है कि जीवन का हर लम्हा, हर क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि एक बार गुजर जाने के बाद ये वापस नहीं आएगा। कहते हैं जीना तो हर हाल में ही है, तो मुस्कुराकर जीने में हर्ज क्या है। जीवन समय की इकाई से बना है, इसलिए एक लम्हे में 100 लम्हों को जी लेने वाला ही सबसे अच्छा जीवन का सदुपयोग कर सकता है। रेत से फिसलते वक्त के साथ खुद को दरिया की तरह बहा देने वाला ही सच में जीवन विषय का दार्शनिक है। क्या बात है। बहुत। और सबसे खूबसूरत लम्हे किसी ने लिखा है कि बचपन के होते हैं, किसी से बैर नहीं होता, सबसे मिलजुल कर रहने में बहुत खुशी होती है। और वहीं हमारे एक साथी और भी चीजें लिख रही हैं, तरह तरह की बातें लिख रहे हैं लोग ना। और एक ने लिखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद सब इस ढलती उम्र में हमारे परिवार के अलावा एक और परिवार खास बन गया है, वो है विविध भारती। फेसबुक पेज से जुड़े मित्र परिवार, जिसमें कई अनजान लोग साथी मित्र बन गए हैं। उनके साथ जुड़कर विविध भारती पर मनभावन गीत सुनते हुए जिंदगी का हर एक लम्हा जीने में और भी मजा आ रहा है। बिल्कुल सही बात लिखी है उन्होंने, क्योंकि हम लोगों को भी इस जिंदगी का मजा आ रहा है, इन लम्हों में जीने का। और इसी तरह देखिए एक और लिखा है कि महिला सप्ताह के अवसर पर सभी बहनों का अभिनंदन। और जिंदगी के बेहतरीन लम्हे, ये लम्हे ऐसे होते हैं जो बयान नहीं किए जाते, बस पर सिर्फ महसूस किए जाते हैं। मेरे लिए ये लम्हों में वेद भारती का साथ ही गजब का एहसास और बेहतर अनुभूति है, जिनको शब्दों में कहना मुश्किल है। इसीलिए कहता हूँ कि विविध भारती जिंदाबाद। क्या बात है। तो भाई हमारे श्रोता भी जिंदाबाद, क्योंकि सभी लोग यही लिख रहे हैं। हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि भाई इस वक्त हम विविध भारती सुन रहे हैं, आपसे जुड़े हैं, इससे खूबसूरत लम्हा और क्या हो सकता है। बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ना बुआ। सेम टू यू। सेम टू यू। तो भाई बुआ देखिए, यहाँ तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम और आप कौन है। नहीं, अगर अच्छा खाना खिला दोगी ना किसी को, तब फिर बताना पड़ेगा कि किसने बनाया है ना। बताना तो पड़ेगा, लेकिन फिर दोबारा कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम मेरे कौन हो, फिर तो कहेंगे तुम ही मेरे अपने हो। सही सबसे सगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज अच्छा एक अलग सी चीज बताते हैं, गूलर के कबाब।
गूलर। क्या गूलर बात तो है। सभी लोग जानते हैं, पता नहीं किसने खाया नहीं खाया, लेकिन हमने खाया है तो मैं बता देती हूँ। नहीं तो कैसा होता है, पूरा विवरण बताओ इसका। हाँ, इसकी सामग्री है कि गूलर कच्चे वाले छोटे से थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो आधा किलो के आसपास लेना है। बेसन भुना लेना है 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटी चम्मच, हरी मिर्च 1 कटी, हरी धनिया कटी 2 बड़ा चम्मच, अदरक 1 बड़ा चम्मच और प्याज 2 बड़ी कटी, जीरा 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, दालचीनी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लौंग का पाउडर 1 चुटकी, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, मलाई 1 बड़ा चम्मच, लौंग साबुत 2 और पान का पत्ता 1, घी सेकने के लिए चाहिए और नमक स्वाद से चाहिए। इसमें क्या करना है, गूलर को धो करके उबाल लेना है और ऊपर का छिलका उसका निकाल देना है और फिर थोड़ा सा कट करेंगे अंदर से। आप उसको या तो पहले ही आप उसको काट लीजिए और थोड़ा सा अंदर कुछ आपको कीड़े जैसे कहते हैं गूलर में जल्दी आ जाते हैं, तो वो काट के थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है बीच से। गूलर है बहुत मुश्किल चीज, मिलता नहीं है आसानी से। नहीं हमें मिल जाएगा बुआ। तो उस गूलर के अंदर का हल्का सा निकाल के आप उसको उबाल लीजिए और फिर उसके बाद छिलका निकाल दीजिए। फिर उसके बाद उसको आप मिक्सी में पीस लेना है। अब कढ़ाई में आपको घी गर्म करना है और इसमें जीरा डालकर चटका लेना है और हरी मिर्च अदरक प्याज डालकर इसको आपको भून लेना है। और इसके बाद लौंग पाउडर, चीनी, दालचीनी, नमक, लाल मिर्च और गूलर का पेस्ट डालना है, इसमें मिला लेना है। सारे मसाले आपको इसमें डाल देने और धीमी आंच पर इसको 5 मिनट के लिए आपको भूनना है। फिर इसमें बेसन डालकर मिलाएंगे आप और नींबू का रस, धनिया पत्ती, मलाई मिलाकर एक बड़े से बर्तन में आप इसको भून भान के निकाल लेंगे। मतलब चौड़े फैले हुए बर्तन में फैले हुए बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद जो एक लकड़ी का कोयले का टुकड़ा लेना है, उसको गैस पर रखना है और इससे पान के पत्ते के ऊपर रखना है और 2 लौंग उसके ऊपर रख देनी है और ऊपर से थोड़ा सा घी डालना है तो धुआं जैसा, यानी कि मतलब पहले पान के पत्ते के ऊपर आप कच्चा कोयला रखेंगे, छोटा सा जी जलता करीब 2 इंच आकार का चौड़ा हो, 1 इंच या 2 इंच का, 2 इंच का चौड़ा हो। उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है और उस पे थोड़ा सा देशी घी डालना है। हाँ, तो धुआं उठेगा, धुआं जैसा उठेगा तो इसको मिश्रण के ऊपर रख देना है और ऊपर से थोड़ा सा ढक देना है ताकि उसकी जो खुशबू है वो उसी के अंदर समाहित हो जाए। हाँ। फिर अब इसके जो है छोटे छोटे गोले बना करके आपको तवे पे घी लगा के सेक लेने हैं तो कबाब की शेप में हो जाएगा। तो इसके कबाब बहुत स्वादिष्ट होते हैं। वाह, लेकिन गूलर जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। गूलर का फूल तो और मुश्किल है, बल्कि कहावत कही जाती है गूलर के फूल हो गए हो क्या। क्योंकि सुनते हैं कि ऐसे ही सुनते हैं ना कि वो फूल बनने से पहले वो फल ही बन जाता है, एकदम कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आजकल जैसे निकला हुआ है गूलर का फल तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर खा लीजिए। तो मैंने सोचा आज यही बताई जाए रेसिपी। लेकिन हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, कितनी स्वादिष्ट है। अब इन्होंने लिखा है चायल, हालांकि हो सकता है हमें लगता है चावल लिखा होगा। कितनी स्वादिष्ट है चावल के साथ, खाओ बासमती हो तो क्या कहना, भर कटोरी थाली में उंडेलो, थोड़ा गरम घी छोड़ो, भुनी हुई प्याज लहसुन का तड़का, इस दाल चावल के सामने क्या है पंचतारा व्यंजन, उंगली चाटो चाकू चम्मच वाले, क्या समझे इसका स्वाद। मैं गंगा में लहर पर लहर खाता डूबता, झपक और लोरियां हल्की हल्की एक के बाद एक थाप, नींद जैसे नरम जल, बाहरे भोजन के आनंद, अरहर की दाल और बासमती, उस पर तैरता थोड़ा सा घी। क्या बात है। और सच में बुआ ये दाल चावल और घी बस ये मिल जाए ना तो सब चीज मिल जाती है। आप कितने भी खाने हो सब उसके आगे फेल हो जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि ये आप रोज खा सकते हैं, आप कभी उबेंगे नहीं इससे। बिल्कुल। और अगर कभी आप हांडी में पका लीजिए तो उसकी बात ही अलग है, सोनापन एकदम भाई। लेकिन ऐसा है ना मंजरी बिटिया, जो हम मिठाई बताने जा रहे हैं वो पता चल जाएगा क्योंकि अंगूर की मिठाई है जी। और जाहिर है कि उसको जब बनाएंगे थोड़ा हरा रंग भी डालेंगे तो पता चल जाएगा किस चीज की मिठाई है। अंगूर पहले धोकर मिक्सी में उसको पीस लीजिए, फिर इसे छान लें अच्छी तरीके से। तो और फिर उसके बाद इसमें 1 कप चीनी डाल दें, 1 कप कॉर्नफ्लोर भी मिलाना होगा और 1 कप पानी डाल दें। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इसे पका लेंगे। लेकिन एक बात है, ख्याल रखना होगा कि उसके लगातार चलाते ही रहना होगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो उसमें गुलठी बन सकती है। अब इसके बाद हरा रंग डालें, खाने वाला हो, और थोड़ा चौथाई चम्मच जो है वो जो है थोड़ा सा चौथाई चम्मच ही लें। फिर गाढ़ा होने तक इसको पकाएं और प्लेट में 1 चम्मच डालें। प्लेट पर इसे फैला नहीं है तो समझें कि तैयार है, यानी कि वो बंधने लगे। अब क्या करें कि जो मोल्ड्स आते हैं ना केक वाले, जो टीन वाले, उसमें उसको ग्रीस कर लें, फिर उसमें वो पेस्ट फैला दें, 20 मिनट तक ऐसे ही रखें। अब ये ठंडा जब हो जाएगा तो इसे प्लेट से निकाल लें और अब इसके पीस बना लें। ऊपर से मेवे की जितनी कतरन आपको लगानी है वो लगाइए, जितना आप डालेंगे मेवा उतना और
बढ़िया हो जाएगा, रिच हो जाएगा। क्या बात है। चाहे तो क्या होगा, गुलाब पेस्ट की में भी पत्ती, डाल सकती हैं, है ना, पेस्ट भी डाल सकती हैं। बहुत अच्छा, मतलब पिस्ते सजा लो गुलाब की पत्ती। हाँ, यानी बड़ी अच्छा, मतलब प्यारी गुलाब की पत्ती भी सजानी है, क्या हाँ। बात है। देसी गुलाब हो भाई, तभी सजाइएगा, तब अच्छा लगेगा। इसी तरह से मनोरंजन होता रहे और हम पूरा हफ्ता जो है मना रहे हैं, विश्व महिला दिवस भी मनाए अंतर्राष्ट्रीय। तो एक बार फिर से महिला दिवस की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और लेते हैं सखी सहेली कार्यक्रम से विदा। तो स्वीकार कीजिए मंजी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।